वंदे मातरम विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का क्विक रिवीजन करेंगे। प्रयास करूंगा कि 10 मिनट या 12 मिनट के अंदर अंदर पूरे पाठ का क्विक रिवीजन हो जाए और इस पाठ से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं, 1 नंबर के या कुछ बड़े प्रश्न, वो भी मैं एक अलग से वीडियो में अपलोड करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। पहला जो टॉपिक है पर्यावरण, तो जैसे कि आपको पता है परि प्लस आवरण, यानी वह आवरण जो वनस्पति और जीव जंतुओं के ऊपर से टिके हुए हैं, यानी हमारे चारों तरफ जो है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। और संसाधन का मतलब होता है कि मनुष्य के उपयोग के साधन। अब संसाधन में मानवीय संसाधन भी होते हैं, भौतिक संसाधन भी हो सकते हैं। और तो प्राकृतिक संसाधन का मतलब हो गया प्रकृति द्वारा प्रदत्त मनुष्य के उपयोग के लिए जो भी साधन काम में आते हैं उनको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों हो रही है या क्या आवश्यकता पड़ी कि जो भी वैज्ञानिक है या जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है वो पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं विश्व राजनीति में। उसके कुछ महत्वपूर्ण कारण है, जिसका पहला कारण है घटता कृषि योग्य क्षेत्र और घटती कृषि भूमि की उर्वरता। यानी पर्यावरण की चिंता करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि कृषि योग्य भूमि में कमी हो रही है, भूमि की उर्वरता है उसमें कमी हो रही है। घटते मत्स्य भंडार, जल प्रदूषण के कारण और जल की कमी, जल की खास करके जो भी शुद्ध जल है, पीने का योग्य जल है, उसकी काफ़ी कमी हो रही है। इसके अलावा घटते जल स्रोत, अनाज उत्पादन जो भी प्रभावित हुआ है और प्रदूषण के कारण। और अगला जो पॉइंट है पर्यावरण की चिंता का वो है घटते वनों से जैव विविधता को हानि और प्रजातियों का विनाश, यानी जितने भी वन्य जीव वगैरह है उनका भी बड़ी मात्रा में विनाश हुआ है। अगला पॉइंट है घटते समुद्र पर्यावरण की गुणवत्ता, समुद्र तटीय इलाकों में मनुष्य की सघन बसावट और इसके कारण जो भी समुद्र है उसका भी वातावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। अगला है बढ़ती वैश्विक तापमान के कारण समुद्र का जो जल का लेवल है, सी लेवल है, वो बढ़ रहा है। और कई छोटे छोटे जो द्वीपीय देश है जहाँ चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं, जैसे मालदीव वगैरह देश है, उनके डूबने का खतरा है पैदा हो गया है। प्रशांत महासागर के कुछ जो द्वीप है जो अभी तो निर्जन है लेकिन वो डूब चुके हैं, तो ये बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग है। बढ़ता ओजोन परत का छिद्र और पारिस्थितिक तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर खतरा। ओजोन परत में छेद के कारण, यानी ओजोन परत जो आपको पता होगा ऑक्सीजन का ही एक अपर रूप O3 है, यानी 3 ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर के बढ़ाते हैं, तो उसमें उसकी मात्रा है वो क्लोरोफ्लोर वगैरह इस तरह के जो भी कार्बन है, ग्रीन हाउस जो गैसें हैं, उनके कारण क्या है इसकी मात्रा में सांद्रता में कमी आ रही है। और जहाँ सांद्रता में कमी होगी वहाँ एक छेद की तरह दिखता है और जिसको ओजोन परत में छेद कहते हैं। और जिसके कारण जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें जिनको ओजोन परत रोकती है वो पृथ्वी पर आनी शुरू होगी और जिससे मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं, पेड़ पौधों सभी के स्वास्थ्य पर खतरा पैदा हो गया है। अब पर्यावरण की जागरूकता से संबंधित कुछ सम्मेलन जो हुए थे उनके बारे में एक एक डिस्कस करेंगे। सम्मेलन का नाम, कौन से साल में हुआ, किस स्थान पे हुआ और वहाँ क्या प्रस्ताव लिया गया। तो क्लब ऑफ रोम जो सम्मेलन 1972 में रोम में हुआ था और इसमें लिमिट्स टू ग्रोथ जो है और बढ़ती जनसंख्या के प्रति प्राकृतिक संसाधनों का विनाश, ये प्रस्ताव लिया गया था। पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन जो है 1975 में रोम में हुआ था और इसमें सदस्य देशों की पर्यावरण के प्रति पर्यावरण की रक्षा और भूमि सुधार कार्यक्रम वगैरह ये थे। इसमें UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये जारी किया गया था। अगला है स्टॉकहोम सम्मेलन। आपको पता होगा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, उसमें 1972 में सम्मेलन हुआ था और मानवीय पर्यावरण घोषणा हुई थी, कार्य योजना। प्रथम महत्वपूर्ण सम्मेलन जो स्वीडन में हुआ, परमाणु शस्त्र परीक्षण प्रस्ताव, विश्व पर्यावरण दिवस प्रस्ताव, ये सारे इसी में लिए गए थे। अगला है नैरोबी घोषणा पत्र। केनिया की राजधानी नैरोबी में 1982 में सम्मेलन हुआ था और जिसमें विलुप्त वन्य जीव और व्यापार से संबंधित प्राकृतिक संसाधनों, संपदा और समुद्र प्रदूषण के संबंधित जो भी है प्रावधान किए गए थे। बर्टलैंड रिपोर्ट है 1987 में आई थी, जिसमें एक जारी की गई थी रिपोर्ट जिसका नाम था अवर कॉमन फ्यूचर। विकास की जो वर्तमान प्रक्रिया है वो टिकाऊ नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, तो वो उसके संबंध में रिपोर्ट जारी की गई थी। पृथ्वी सम्मेलन काफ़ी फेमस है, 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील के शहर में हुआ था और जिसमें एजेंडा 21 नाम से प्रस्ताव पारित किया गया था और जिसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित, जैव विविधता, वानिकी की पर्यावरण रक्षा संबंधित नियम और जारी किए गए थे, जिम्मेदारियां तय की गई थी और टिकाऊ विकास के बारे में भी जानकारी की गई थी। और उत्तर दक्षिण जो विवाद है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का, वो भी इस सम्मेलन में था। अगला है विश्व जलवायु सम्मेलन, जैसे 1997 में नई दिल्ली में हुआ, जिसमें पर्यावरण संरक्षण में सभी वर्ग परिवर्तन बैठक में शामिल हो और व्यावहारिक सोच हो। क्योटो प्रोटोकॉल जापान के शहर क्योटो में 1997 में हुआ था। औद्योगिक देशों द्वारा ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने पर इस पर जोर दिया गया था। ब्यूनस आयर्स जो सम्मेलन है अर्जेंटीना की राजधानी में 98 में हुआ था।
क्योटो प्रोटोकॉल की समीक्षा और विलासिता और आवश्यकता में अंतर हो। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के शहर में 2002 में सम्मेलन हुआ था, जिसमें जल स्वच्छता, वैकल्पिक ऊर्जा, जैव और प्रति सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका का हुआ था। विविधता, पर्यावरण संरक्षण संबंधित कुछ मुद्दे वहाँ डिस्कस किए गए थे। और भूमंडलीय जलवायु 2007 बाली में जो सम्मेलन हुआ था, इंडोनेशिया के शहर बाली में, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, धन परिवर्तन जो भी सम्मेलन, इसके अलावा गरीब देशों को साफ सुथरी तकनीक देने पे और जलवायु परिवर्तन कोष बनाने पे विचार विमर्श हुआ था। अगला हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक या पॉइंट है साझी जिम्मेदारी, साझी और भूमिकाएं अलग अलग। तो इसके संदर्भ में है कि उत्तरी गोलार्ध के जो भी विकसित देश है उनका तर्क है कि पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी सबकी है, इसके लिए विकास कार्यों पर प्रतिबंध लगाना सबका दायित्व है। जबकि दक्षिण गोलार्ध के जो विकासशील देश है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जैसे मुख्य रूप से यूरोप है, अमेरिका है, रूस है या चीन है, ये सारे उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, तो इनका ज़्यादातर विकसित देश है और इनका मानना है कि पर्यावरण की रक्षा सबकी जिम्मेदारी है। जबकि दक्षिण गोलार्ध के जो विकासशील देश है उनका मानना है कि पर्यावरण की विकास या जो पर्यावरण का जो विनाश है वो सबसे ज़्यादा विकसित देशों ने किया है, तो उसकी क्षतिपूर्ति भी वही करे, जिसने नुकसान किया है उसी को उसका हर्जाना देना चाहिए या भुगतान करना चाहिए। और विकासशील देशों के सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान में रखा जाए, यानी कि विकसित देश कह रहे हैं कि जो भी विकासशील देश है वो अपने विकास कार्य को रोके, जबकि विकासशील देशों का तर्क है कि पर्यावरण का नुकसान तो विकसित देशों ने किया है, वो अपनी विकास प्रक्रिया क्यों रोके। तो ये कुछ उत्तर दक्षिण जो विवाद है वो था। अमेरिका, चीन प्राकृतिक संसाधनों के दोहन करने वाले सबसे बड़े देश हैं, जबकि अफगानिस्तान, मालवी जैसे कुछ देश इस सूची में सबसे नीचे आते हैं। और इस बीच चीन ने पहली बार ये माना कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में वो अमेरिका के बराबर आ गया है। मगर साथ ही चीन ने यह भी दोहराना नहीं भूला कि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के हिसाब से देखेंगे तो अमेरिका से कहीं पीछे है। उधर WTO संगठन के प्रमुख एमेका एनियोको ने कहा कि चादर से पैर फैलाने के नतीजे हम कुछ महीनों की घटना में देख चुके हैं, यानी कि जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों का जो भी नुकसान हो रहा है उसका सभी को खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। अब है पर्यावरण संरक्षण और भारत। तो प्राकृतिक संतुलन की संस्कृति अपने भारत में परंपरागत रूप से रही है। भारत में परंपरागत रूप से पेड़ पौधों जैसे पीपल है, तुलसी है, इनकी, गाय की और सांप, बंदर वगैरह जो भी जानवर, पेड़ पौधे सभी की पूजा होती है, उनको विशेष रूप से महत्व दिया गया है। उनकी पूजा करने का मतलब यह हुआ कि इनका पर्यावरण में कितना इंपॉर्टेंस है, कितना महत्व है, वो उजागर करता है। दूसरा, विश्व पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में भारत में भागीदारी निभाई है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 जो भी लागू किया और पुनर्भुगत ऊर्जा का प्रयोग को बढ़ावा दिया, यानी जो भी जो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनसे बार बार ऊर्जा पैदा की जा सकती है, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इनके उपयोग पे ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वच्छ ईंधन जो प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक गैस, प्रदूषण रहित, इन पे ज़्यादा जोर दिया गया है। और नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी भी लागू की गई है। बायोडीजल की योजना लागू की गई है, जैसे जेट्रोफा के पौधे वगैरह या उनसे बायोडीजल बनाया जाता है, जिससे पर्यावरण का प्रदूषण कम हो। परमाणु ऊर्जा को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण काफ़ी कम होता है। और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वगैरह इनकी भी स्थापना की गई है। क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर 2002 में किए गए और 2003 के बिजली अधिनियम में जो भी ऊर्जा है जो दोबारा उसको काम में ले सकते हैं, उसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने का पे जोर दिया गया। राजनीति में संसाधन, तो इसका हुआ कि जिस देश के पास जितने संसाधन होंगे उसकी अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत होगी। जैसे इमारती लकड़ी के मामलों में पश्चिमी देशों ने जैसे जो भी किश्तियां जलपोत के निर्माण के लिए दूसरे देशों के वनों पर कब्जा किया ताकि उनकी नौसेना मजबूत हो और विदेशी व्यापार बढ़े। तेल के भंडार के संबंध में भी विकसित देशों ने तेल की जो निर्बाध आपूर्ति के लिए समुद्री मार्गों पर सेना तैनात की और जहाँ भी तेल के भंडार थे वहाँ कब्जा करने का प्रयास किया। अमेरिका का इराक या कुवैत पे हमला, और कुवैत पे जब इराक ने आक्रमण किया तो अमेरिका का उसका विरोध करना या अमेरिका का इराक से पे युद्ध करना, ये भी एक तेल नीति का ही एक भाग था। और जल, विश्व के अधिकांश भागों में जो भी जीवनदायी संसाधन जो जल है, स्वच्छ जल का काफ़ी अभाव है। अब एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट आता है कि मूलवासी, तो मूलवासी किसे कहते हैं? मूलवासी वे लोग होते हैं जो किसी देश में बहुत पहले से परंपरागत रूप से रहते आए हो, किंतु बाद में दूसरे देशों के लोग वहाँ आकर रहने लगे और इनको अपने अधीन कर लिया। तो मूलवासी अपना जीवन विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों के साथ में बिताते हैं। उनकी संस्कृति है वो प्राचीन होती है और खास करके जो भी जनजातियाँ हैं वो इस मूल निवासियों के रूप में शामिल की जाती है। 1975 में मूलवासियों का एक संगठन बना, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल, और 1980 में उसने अपनी सरकारों से मांग रखी जिसमें मूलवासी कौम को मान्यता दी जाए, अन्य वर्गों के साथ इनको समानता दी जाए, अपनी संस्कृति की रक्षा का इनको अधिकार दिया जाए, अपने स्थान और उत्पाद के ये स्वामी खुद हो और विकास के कारण इनका विस्थापन नहीं हो। ये कुछ मूलवासियों के संगठन और उनकी मांगे थी। अगला हमारा पॉइंट है
वर्तमान संदर्भ में वर्ल्ड वाइड फंड WWF यानी विश्व वन्य जीव कोष ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि अगर दुनिया भर के प्राकृतिक संसाधनों को मौजूदा रफ्तार से इस्तेमाल करने का दौर जारी रहा तो अगले 30 साल में इस जरूरत को पूरा करने के लिए दुगना संसाधनों की आवश्यकता होगी। द लिविंग प्लेनेट नामक एक ताज़ा रिपोर्ट में पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि प्राकृतिक संसाधनों का ये संकट वित्तीय संकट से कहीं ज़्यादा गंभीर होगा। और रिपोर्ट में हालांकि अभी दुनिया का पूरा ध्यान आर्थिक उथल पुथल रहेगा, मगर इससे भी बड़ी एक बुनियादी जो मुश्किल हमारे सामने आने वाली है वो है प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी। और इस अध्ययन का तर्क है कि शेयर बाजार में हुए 20 खरब डॉलर के नुकसान की तुलना अगर आप हर साल हो रहे 45 खरब डॉलर मूल्य के प्राकृतिक संसाधनों से अगर तुलना करें तो नुकसान से करें तो आर्थिक जो संकट का आंकड़ा है वो बौना साबित होगा। यानी पर्यावरण का नुकसान है बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है और जिसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 3/4 आबादी जो है वो पानी, हवा और मिट्टी का बेतहाशा इस्तेमाल कर रही है। और इसके अलावा जंगल जितनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से काटे जा रहे हैं। वन समुद्र में जितनी तेजी से मछलियाँ नहीं बढ़ रही है उतनी तेजी से मारी जा रही है। और WWF के प्रवक्ता कॉलिन ब्लूमफील्ड का कहना है कि आम लोग बदलाव के अभियान में भाग लेकर एक बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। और अगला है चीन अमेरिका जिम्मेदार। बटफील्ड ने कहा कि आर्थिक संकट के मामले में हमने देखा है कि अगर नेता चाहे तो वैश्विक स्तर से मिलजुल कर कार्य कर सकते हैं और जल्दी ये कार्य शुरू करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का व्यापक संसाधन जुटा सकते हैं और हम चाहते हैं कि इसका इस्तेमाल दरअसल वित्तीय संकट से भी बड़े दीर्घकालीन संकट से उबरने में किया जाना चाहिए। तो ये जो पार्ट था हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक्स थे मैंने क्विक रिवीजन का प्रयास किया है। क्विक रिवीजन का मतलब ये है कि मैं बहुत फास्ट में आपका रिवीजन करूँगा। अगर आप एक एक पॉइंट को धीरे से समझना चाहें तो वो समय तो निकल चुका है क्योंकि अभी परीक्षा का समय है। तो आशा करता हूँ कि आपने सारे पार्ट है अच्छी तरह से पढ़े होंगे। अब आपको क्विक रिवीजन की आवश्यकता है तो मैं 10 से 12 मिनट के पीरियड में और प्रत्येक पार्ट का क्विक रिवीजन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ ये प्रयास आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।